हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग बात किए थे एडजॉर्प्शन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में, सॉर्प्शन के बारे में, डीजॉर्प्शन के बारे में, एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे। फिर हम लोग डिफरेंस देखे थे बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होता कैसे है, तो हम लोग मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन का। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहां पे जब हम एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एडजॉर्प्शन का मतलब हम लोग समझ गए मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेट होना सरफेस पे। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसका कारण क्या है, वो अंदर क्यों नहीं जा रहा है, सरफेस पे ही क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है और किस कारण हो रहा है, वही सब चीज हम लोग जानने जा रहे हैं। तो एक सब्सटेंस ले लेते हैं हम लोग। अब ये सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स होगा, बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, लेकिन हम लोग दो ही तरह का पार्टिकल्स बात करेंगे। एक बात करेंगे बल्क में और एक पार्टिकल्स हम लोग बात करेंगे सरफेस पे। तो कुछ कहानी पहले हम लोग बात कर रहे थे बल्क वाला जो पार्टिकल्स है। तो बल्क वाला पार्टिकल्स के चारों तरफ पार्टिकल्स होगा, चारों तरफ से पार्टिकल्स से क्या होगा, सराउंडेड होगा। अब सभी पार्टिकल्स क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पार्टिकल्स को ये सब अट्रैक्ट करेगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो बल्क वाला पार्टिकल्स है उसको कुछ इधर से खींच रहा है तो एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है तो एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से अट्रैक्ट कर रहा है तो एक इधर से अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब इस पे जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका सबका नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या कि इधर से ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इधर से ये अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका अपोजिट में ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो सबके अपोजिट में पार्टिकल से एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जो एक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स, ये वाला कौन वाला पार्टिकल्स है, बल्क वाला पार्टिकल्स है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बल्क पार्टिकल्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये सराउंडेड है बहुत सारे एटम से, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय एटम। बहुत सारे एटम से क्या है, सराउंडेड है। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे ऐसा पार्टिकल्स जो सरफेस पे है, सरफेस के नजदीक में है, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो चारों तरफ से ये पार्टिकल से नहीं सराउंडेड है। अब ये कैसे सराउंडेड होगा, कुछ पार्टिकल्स ऐसे सराउंड किया होगा इसको, लेकिन इसके ऊपर कोई पार्टिकल्स तो है नहीं जो इसको सराउंड करे। तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये सब का जो नेट फोर्स होगा कुछ इनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा। सभी मॉलिक्यूल जो है सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स को, सरफेस वाला पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा। तो यहां पे जो हम लोगों का नेट फोर्स काम कर रहा है, इनवर्ड काम कर रहा है, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स एक्टिंग on surface particles is not zero, because क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से एटम से सराउंडेड नहीं है, because it is not completely surrounded by atoms। तो यही दो रीजन को पहले समझिए, तब आगे वाला बात आपको समझ में आएगा। जब पार्टिकल्स बल्क में होगा तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से पार्टिकल्स उसको अट्रैक्ट करेगा और एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वही सरफेस के नजदीक अगर कोई पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो उसके नीचे वाला मॉलिक्यूल्स तो उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं जो उसको अट्रैक्ट करे। इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा इनवर्ड होगा। तो इस केस में लिख सकते हैं नेट फोर्स क्या है भाई, इनवर्ड है। नेट फोर्स इनवर्ड हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, और यहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला कौन पार्टिकल्स है, ये ध्यान रखेंगे, ये वाला बल्क पार्टिकल्स है, और ये वाला जो है कौन पार्टिकल्स है, सरफेस पार्टिकल्स है। अब होगा क्या, ये तो आपका स्टेबल है,
ये वाला पार्टिकल्स क्या है भाई, स्टेबल है क्योंकि नेट फोर्स इस पर 0 हो रहा है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसके पास उतना ही क्या होगा, कम एनर्जी होगा। तो एनर्जी जब कम रहता है तो वो पार्टिकल जो है वो सब्सटेंस जो है स्टेबल रहता है। जब एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो वो पार्टिकल सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी और एनर्जी में एकदम रेसिप्रोकल वाला आपको रिलेशन ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, या एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। और ये हर एक जगह अप्लाई है। एनर्जी और स्टेबिलिटी हमेशा एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। स्टेबल होने के लिए आपको एनर्जी कम रखना ही पड़ेगा, ये फैक्ट है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा को अगर आप देखिएगा तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसे अब हम लोग क्या हो गए, थोड़ा स्टेबल हो गए, अब दौड़ धूप हम लोग से कम होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो हम लोग से दौड़ धूप, दिस डैट, इधर उधर जाना होना सब कम होने लगेगा। एक रूम में, एक घर में हम लोग पैक होने लगेंगे, बैठने लगेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन बच्चा को अगर देखेगा, खास तौर पे अगर छोटा बच्चा हो, तो उसको अगर आप एक बेड पे अगर रख देते हैं, मान लीजिए 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा हो, तो होगा क्या, कुछ देर में ही वो बेड शीट जितना भी है सबको मदर मोर मार के इधर उधर रख देगा, समेट देगा। उसको जो पिल्लो है, जो तकिया है, उसको खोल निकाल देगा, उसका कवर निकाल देगा। अगर उसके पास तीत है, दांत है, तो दांत से उसको चबा लेगा या मुंह से चबा लेगा अगर दांत नहीं है तो। और कुछ देर में ही बेड पे जितना भी सामान है सबको तहस नहस कर देगा। 1 सेकेंड भी वो स्टेबल नहीं रहेगा। अगर रिमोट है, अगर टीवी का रिमोट है, उसका जो बटन है उसको चबा लेगा, उसको अगर दांत है उसको तो उसको भी काट कूट लेगा। और लास्ट में क्या करेगा, सभी बेडशीट और पिलो को पूरा समेटते हुए आके नीचे धड़ाम से गिर जाता है, बेड के नीचे चला जाता है, सरफेस पे जाके गिर जाता है। इसका मतलब वो हाईली अनस्टेबल है कि नहीं। तो बच्चा को देखिएगा, खास तौर पे छोटा बच्चा जो वो हाईली अनस्टेबल होता है। फिर धीरे 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 उसका जब उम्र बढ़ने लगेगा, जब वो सीनियर हो जाएंगे, 50 प्लस जाने लगेंगे, 60 प्लस होने लगेंगे, तो उतना ही उनके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ने लगता है, क्योंकि उस समय एनर्जी कम हो जाता है। लेकिन बच्चा के अंदर, छोटा बच्चा के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है, वो एक जगह स्टेबल रहेगा नहीं। फिर जब सीनियर हो जाएंगे, 60-70 उम्र हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। बस एक न्यूज़पेपर, टीवी पे न्यूज़ चलेगा, हम लोग देखेंगे, चाय पियेंगे, रिलैक्स रहेंगे, ज़्यादा दिस डट नहीं करेंगे, इधर उधर ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन वही जब यंग आदमी रहता है, चाइल्डहुड में जब रहते हैं हम लोग, तो स्टेबल रहते ही नहीं है, घर में कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं। तो उसी तरह ध्यान रखेंगे। तो ये स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो बल्क वाला पार्टिकल्स था उस पर तो नेट फोर्स 0 है, वो ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन ये जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स है उस पर इनवर्ट जो फोर्स है नीचे की तरफ है, नेट फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है, और ये कम स्टेबल है, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस पे भी तो मॉलिक्यूल्स होगा एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस है तो उसका मॉलिक्यूल्स होगा। अब ये जो है, ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं जो सरफेस पे है, वो क्या करेगा, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। उस तरह सरफेस पे जितना भी पार्टिकल्स है, सरफेस पे बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, तो सब पार्टिकल्स पे इनवर्ट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। सरफेस पे जितना भी पार्टिकल्स है, अब सभी पार्टिकल्स अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऊपर इसके सरफेस पे जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। बात समझ रहे हैं। तो ऊपर वाला पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इस पार्टिकल्स पे अब दो तरह से फोर्स लग रहा है, एक नीचे वाला मॉलिक्यूल्स से और एक ऊपर वाला मॉलिक्यूल से। तो कुछ ऐसे हो जाएगा, तो एक नीचे की तरफ, एक हो गया आपका ऊपर की तरफ। अब इसके वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल होने लगेगा। और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, जो सरफेस वाला जो पार्टिकल्स है उस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है और वो खुद को अपने स्टेबल करने के लिए, एनर्जी को कम करने के लिए सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। और जो अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन बोलेंगे। और अट्रैक्ट करेगा तो अब इस पे अब चारों तरफ से फोर्स काम करने लगेगा और इस तरह ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे।
तो एडजॉर्प्शन से रिगार्डिंग 3 बात को आपको ध्यान रखना है। एक, एडजॉर्प्शन जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब इसमें एनर्जी जो होगा रिलीज होगा, चेंज इन इंथैल्पी जो आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। सेकेंड ध्यान रखेंगे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है भाई, तो कोई प्रोसेस जब अपने आप होगा, खुद से होगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस मतलब गिव्स फ्री एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। थर्ड बात का ध्यान रखेंगे, इसमें सरफेस वाला पार्टिकल्स को जो आप देख रहे हैं जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन हो रहा है, इसका जो फ्रीडम है वो कम हो रहा है, इसका मोबिलिटी कम हो रहा है। जब मोबिलिटी कम होता है तो इंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो थर्ड ध्यान रखेंगे, चेंज इन इंट्रोपी, ट्रोपी मतलब डेल एस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव। तो तीनों चीज का ध्यान रखेंगे, इसको हम एक फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो ये एक्सोथर्मिक होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और इंट्रोपी में जो चेंज होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स का जो मोबिलिटी है, फ्रीडम है, वो कम हो रहा है। तो तीनों चीज का जो वैल्यू है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब 11 में आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या पढ़े थे, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। सबके बारे में यहाँ पे लिख चुके हैं। डेल जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल एच चेंज इन इंथैल्पी, और डेल एस हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो क्लियर है, स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा, और इसमें एनर्जी रिलीज होता है। अब जब एनर्जी रिलीज होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, और डेल एच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव। और जब प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो डेल एच का वैल्यू हम लोग जानते हैं पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो एक्सोथर्मिक मतलब ध्यान रखिएगा, सरफेस एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस। इसका ध्यान रखिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना है, डेल जी को निगेटिव रखना है। इस प्रोसेस को, एडजॉर्प्शन को अगर स्पॉन्टेनियस रखना है तो उसके लिए क्या वैल्यू होगा, तो डेल जी बराबर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा निगेटिव। अच्छा, टी डेल एच भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, नया इक्वेशन, डेल जी बराबर माइनस डेल एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी डेल एच। अब आप खुद ध्यान रखिए, इसको अगर निगेटिव रखना है, टू गेट डेल जी निगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस रखना है इस प्रोसेस को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। तब तो माइनस ज्यादा रहेगा, तो माइनस में प्लस जोड़ेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा सम, वो कितना आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब डेल एच का वैल्यू आपको ज्यादा से ज्यादा निगेटिव रखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ डेल एच बी मोर निगेटिव, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे, डेल एच का वैल्यू निगेटिव हो, मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, उसके लिए डेल एच का वैल्यू जो है, चेंज इन इंथैल्पी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव होना चाहिए। डैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ये प्रोसेस एडजॉर्प्शन जो है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इसका हम लोग खास ध्यान रखेंगे। तो तीनों वैल्यू आप ध्यान रखेंगे। चेंज इन इंथैल्पी निगेटिव होगा, चेंज इन गिव फ्री एनर्जी निगेटिव होगा, चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तीनों का वैल्यू निगेटिव होगा। उसके बाद ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, और इस इक्वेशन पे आपको डेटा बेस्ड पूछ सकता है कि इसको क्या रखेंगे जो हम लोगों को स्पॉन्टेनियस आ जाए, एक्सोथर्मिक आ जाए, या चेंज इन एंट्रोपी जो है वो निगेटिव हो जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिंपल वे में हम लोग समझ गए जो एडजॉर्प्शन होता क्या है। तो सिंपल है, एडजॉर्प्शन क्यों होता है, तो सरफेस वाला पार्टिकल्स पे ओवरऑल नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, फोर्स नीचे की तरफ, नेट फोर्स नीचे की तरफ चला जाता है। लेकिन बल्क वाला जो पार्टिकल्स है उस पर ओवरऑल जो फोर्स है, नेट फोर्स जो है वो जीरो है। इसके लिए ये स्टेबल होता है, और ये स्टेबल नहीं होता है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा होता है। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, और इस तरह इसके ऊपर दो फोर्स लगने लगता है, एक नीचे से और एक ऊपर से, और इस तरह ये स्टेबल होने लगता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। तो ये हम लोग समझ गए इस चीज़ को, एडजॉर्प्शन का कॉज क्या है, एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। और हम लोगों का ये जो चैनल है उसमें
आपका जो भी फ्रेंड्स आएंगे उनका कॉन्सेप्ट और बेस्ट होगा, और आप जिस तरह सीख रहे हैं आपका जो फाउंडेशन मजबूत हो रहा है उस तरह उनका भी फाउंडेशन मजबूत होगा, और हमें भी खुशी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो मेरा भी मनोबल जो है वो बढ़ेगा। और निश्चित ही आप जिस तरीके से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। इसी तरह आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेक्चर हम लाते रहेंगे, और आपका जो भी डाउट्स होगा उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे।